बेटा पढ़ना शुरू करें। अभी किसकी क्लास थी? नहीं, इससे पहले साइंस। अच्छा ठीक है। साइंस पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो? साइंस चले, साइंस में बायो चल। अच्छा, चलो हम लोग कई दिनों से बातचीत कर रहे थे मॉडर्न इंडिया की, जिसे कहते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। मैंने तुम्हें एक परिवार की कहानी सुनाई थी, बाप बेटे हैदर अली और टीपू। क्या ये पैदाइशी बहुत रईस आदमी थे क्या? इसकी तो एंट्री सैनिक के रूप में हुई थी, और सैनिक कहाँ का बना था? ये मैसूर का। फिर सैनिक से आगे बढ़ के ये क्या बना? सेनापति। और जब इसने देखा कि जिसका मैं सेनापति हूँ वो नालायक है, वो निकम्मा है, उसके बस की देश संभालना, एरिया संभालना नहीं है, बाद में बातें कर लेना। उसके बाद उन लोगों ने सैनिक सेनापति से फिर ये क्या बन गया? यहाँ का शासक। हैदर के आगे लिखा जाता है अली, और टीपू के आगे लिखा जाता है सुल्तान। ये अली और सुल्तान इशारा करते हैं कि ये मुस्लिम हैं, है ना? लेकिन टीपू सुल्तान ने बेटा हिंदू मंदिरों में भी दान दिया था। इस जमाने तक हिंदू मुस्लिम ठीक है लड़ते थे, लेकिन थे यहीं के, सगे की तरह लड़ते थे कि भैया सगे भी तो लड़ते हैं। बाहर के जो देश थे, जिनमें से सबसे हावी हुआ था BEIC, इसने इस लड़ाई का फ़ायदा उठाया। जैसे आपस में लड़ रहे थे, इसका फ़ायदा BEIC ने उठाया, गलत सलत इनको पाठ पढ़ाया। लेकिन ना तो हैदर इनकी बातों में आया और ना टीपू। पर इन दोनों के अलावा इनके आसपास एक तो ताकतवर थे मराठे, और एक हुआ करते थे निज़ाम। मराठों को फिर भी लालच था पैसे का। अगर मराठे को ध्यान से पढ़ें, जब मराठे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे बेटा शिवाजी। बस इसको मत पढ़ा अब आगे, अब मैं पढ़ा दूँ, मेरी सुन लो, इसको तू मत पढ़ा बेटा। तो मराठे जो थे, मराठों ने काम किया, और मराठों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना, जब कभी पढ़ेंगे स्पेशल मराठे, तो हम शिवाजी का नाम पढ़ेंगे। शिवाजी के पिताजी थोड़े से कमज़ोर थे। इनकी माँ का नाम रखा जाता है, लिखा जाता है जीजाबाई, है ना? कहते हैं शिवाजी की पर्सनालिटी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव इनकी माता जी का था, जीजाबाई। इनके पिता का नाम आप ज़्यादा नहीं पढ़ते, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि उन्होंने अधीनता मान ली थी और वो नौकरी करने लग गए थे। मुस्लिम उस ज़माने के जो निज़ामों के एरिया का एक आदमी था इसके यहाँ। तब उनकी पत्नी से उनके फिर विचारधारा बदली, और उनकी पत्नी ने कहा कि भाई तुम ठीक है जो चाहो करो, लेकिन मेरे बेटे पे ये असर ना आए। मेरा बेटा हिंदुत्व का झंडा लेके आगे बढ़ेगा और किसी की गुलामी नहीं करेगा। तो उन्होंने फिर बहुत यंग एज में शिवाजी की शादी कर दी। शादी करने से क्या होता है, एक पीछे बैक हो जाती है आपके, भाई मेरे पीछे एक परिवार और खड़ा है। वहाँ से फिर शिवाजी ताकतवर बने, पर शिवाजी वाले गुण उनके बच्चों में उतने ज़्यादा नहीं आए। तो एक दो पीढ़ी बाद ही उनका सारा जो कामकाज था वो जो ये पेशवा थे, इन लोगों ने अपने अधिकार में कर लिया, और फिर पेशवा ही मेन लीडर बन गए महाराष्ट्र के, मराठों की बेल्ट के। निज़ामों की अगर बात करें तो निज़ाम पैसे वाले बहुत थे, बहुत पैसा था इनके पास। इनको कभी ये चिंता नहीं थी कि हमारे पैसे में दिक्कत आएगी। इनके बीच से वो एक सेनापति, सैनिक, सेनापति और राजा बन के जो उभरा, नई टेरिटरी का मालिक, जिसको आप कह रहे हैं मैसूर। इसकी कहानी मैंने आपको 4 युद्धों के माध्यम से समझाई थी, आपको याद भी होगा। किताब से भी पढ़ लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना आए। बताओ कितने युद्ध हुए थे ये? 4। इनके पिताजी किस में मारे गए? पहला हुआ था 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799। बेटा मारा गया चौथे में, पिताजी मारे गए थे दूसरे। लेकिन पिताजी युद्ध में नहीं मरे, पिताजी घायल हुए, बीमार हुए, बाद में मरे। लेकिन बेटे की अगर बात करें तो वो युद्ध में ही मारा गया। पहले में पिताजी का पलड़ा भारी था, क्योंकि उनकी गुप्तचर व्यवस्था बड़ी तेज थी। बताया था मैंने 35 लाख एक को खिला दिया, और वो सब कौन सी संधि की थी? मद्रास। मद्रास किसका घर था? ब्रिटिशर्स का। कैसे? ब्रिटिशर्स ने यहाँ ज़मीन पट्टे पे लेके अपनी एक कोठी, एक व्यापारिक एरिया बना रखा था। उनके घर के अंदर घुस के हैदर अली ने दिखाया कि तुम कमज़ोर हो, मैं तुम्हारे घर के अंदर तक आ गया। सेकेंड हुआ था मंगलौर की संधि से। इसमें ना कोई हारा ना कोई जीता, 50-50 पर बातचीत पूरी हुई। थर्ड में ये हारे। कौन सी राजधानी? श्रीरंगपट्टनम। इसका मतलब है अब किसके घर में घुसा है अंग्रेज? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का घर था ना,
3 करोड़ रुपए और इसके 2 बेटों को नहीं पकड़ के ले गए थे। और चौथे में तो टारगेट ही था इसको मारना, जो कि जिसमें ये कामयाब भी हुए। इसका लेटर पकड़ा गया था ना मस्कट में, मैंने बताया था, जिसमें ये किससे मदद मांग रहा था, क्योंकि उस जमाने में उससे 10 साल पहले 1789 में फ्रांस के राजा मैंने बताए थे लुइस, इनकी कंपनी बनी थी लुइस 14th के टाइम पे, लेकिन जब ये क्रांति हुई तो लुइस 16th का टाइम था। और लुइस 16th के बाद यहाँ पे नेपोलियन का नाम सुना है तुम लोगों ने? नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने बहुत बड़े इलाके पे राज किया, नेपोलियन ने कब्जा किया था। और वैसे तो वो बाद में बना था, लेकिन उसने कंट्रोल पहले से शुरू कर दिया। तो नेपोलियन से कांटेक्ट किया था। नेपोलियन भी यंग लड़का था, और हमारे यहाँ यंग कौन था? टीपू सुल्तान। तो दोनों ने आपस में बातचीत की और टीपू ने कहा भाई तुम मेरी मदद कर दो। नेपोलियन ने कहा ठीक है मदद कर दूँ, लेकिन वो सब होता उससे पहले फिर ये पकड़ा गया और इसको मार डाला गया। इसको ना किताब से भी पढ़ लो, क्योंकि ये कहानी अब तो ये तुम्हें याद आ गई, 3-4 बार पढ़ा दी सुना दी मैंने, लेकिन किताब से टिक मार्क करोगे तो घर पढ़ते रहना जब तक, फिर ये याद हो जाएगी। इसमें देखो ज़रा, सीधे हम मराठों की टॉपिक को कर लेते हैं। ये किताब मैं बीच बीच में से इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि तुम लोगों को बाद में सारी चीज़ें आसान दिखे। 37 पेज पर आओ, 36 पर इनफैक्ट। हेडिंग लिखी हुई है मैसूर। मैसूर, इसको मैसूरू भी बोल देते हैं, मैसूर, मैसूर या मैसूरू। ठीक है, देखो पहला पॉइंट, तालीकोटा का निर्णायक युद्ध हुआ था। ये तालीकोटा बेटा मध्यकाल का युद्ध था, तब तक अंग्रेज ज़्यादा नहीं आए थे। इसके अवशेषों पर जिन स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, अंडरलाइन करना, मैसूर एक प्रमुख राज्य, बस इतना टिक कर लो, मैसूर एक प्रमुख राज्य था। नेक्स्ट लाइन में टिक करो, 18वीं सदी में मैसूर पर वाडियार वंश, ये एक परिवार था वाडियार, तो इनका राज था, वाडियार वंश इनका शासन था। इसमें टिक करो, इनका लास्ट शासक का नाम चिक्का कृष्णराज सेकंड। तो ये कमज़ोर था, ये ज़्यादा ताकतवर था नहीं। कौन सा वंश था ये? वाडियार। वाडियार के कई लड़कों ने राज किया, उसमें से चिक्का लास्ट था। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, मैसूर इस समय मराठों और निज़ाम के बीच संघर्ष का कारण बना। बताओ मैसूर कहाँ था? तुम्हें मैंने लोकेशन समझा रखी है। ये क्या था? ये मराठे, और इधर क्या है? इनके बीच में जो हिस्सा है ये वाला, ये क्या कहलाता है? मैसूर। मराठे चाहेंगे हम मैसूर पे कब्जा कर लें, हमारी टेरिटरी बढ़ जाए, निज़ाम चाहेगा मैं, तो बीच का टारगेट बनाया कि कौन। लेकिन फिर यहाँ एक सेनापति बढ़िया हो गया, कौन? हैदर अली। उसने कहा मैं स्वतंत्र हूँ, तुम दोनों अपने अपने में रहो, मेरा इलाका है। हाँ बेटा, पैसा ज़्यादा हो तो भी तो आगे। अब चाइना के पास खूब पैसा है, रशिया के पास, अमेरिका, तो क्या वो आगे नहीं बढ़ रहे? अंबानी के पास खूब पैसा है, लेकिन वो तो और भी, उसको तो आग लगी हुई है कि और इकट्ठा कर लो अडानी को। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जितना है और बढ़ाना। हाथ नहीं फैला रहे, लेकिन लड़के कोई चीज़ छीनना। तो अभी रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तुम्हारे सामने की तो बात है। क्यों अटैक हुआ? क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस के भंडार हैं, ये रिसोर्स है। नेचुरल गैस एक बेसिक नीड बन गई, सीएनजी जिसको तुम कहते हो। तो रशिया के पास सीएनजी के जितने भंडार हैं, उसका पेट नहीं भर रहा, जबकि कितना बड़ा है, दुनिया में सबसे बड़ा एरिया रशिया के पास है, एरिया में नंबर 1 है वो। लेकिन उसको लगा कि भैया मुझसे पड़ोसी देश मेरे पास है यूक्रेन। और पता है उसका क्या दावा है, क्यों अटैक किया? तो कहता पहले भी तो ये हमारा ही पार्ट था, जब हम क्या थे, यूएसएसआर में से ही तो निकला है यूक्रेन। और ये अपना रशिया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस, मिन्स्क, ये सब किस में से निकले? यूएसएसआर। इसमें सबसे ताकतवर कौन है? रशिया। और यूरोप में बड़ी ताकत था यूक्रेन। दोनों का हिस्सा लगता था। इसने अपनी प्रॉपर्टी जहां तक थी उसके आगे यूक्रेन पे कब्जा करने की कोशिश की, ताकि इसके नेचुरल गैस के भंडार मुझे मिल जाए। ऐसा नहीं कि ये कोई भूखा मरता है, रशिया तो बहुत ताकतवर कंट्री है ना, आप जानते हैं, बहुत पावरफुल है, लेकिन फिर भी और बढ़ाना, ये ना एक नीति होती है जिसे कहते हैं साम्राज्यवाद की नीति। इसमें हर देश को ये आग लगी रहती है कि और ज़्यादा और ज़्यादा। हम इकलौते हैं जिसने कभी किसी पे अटैक नहीं किया, हम जहाँ हैं हम खुश हैं, हमने हमेशा शुक्रिया किया कि हम बहुत अच्छी जगह पैदा हुए। लेकिन इनको देखो, ये हमेशा दूसरे को अटैक करके ख़त्म करना इनका टारगेट, कब्जा करना इनका टारगेट था। उसी सीरीज़ में बेटा ये भी थे। हैदराबाद अमीर था, लेकिन प्रॉपर्टी किसको बुरी लगती है? चाहे अमीर ही हो, प्रॉपर्टी किसी को बुरी नहीं लगती। तो ये टिक कर लो, मैसूर इस समय मराठों और निज़ाम के बीच संघर्ष का कारण बना। इसलिए बना क्योंकि डिस्प्यूट, मतलब जैसे खाली प्रॉपर्टी थी, एक प्लॉट खाली पड़ा है, कोई उसका हकदार नहीं है। तो मान लो ये 3 घर हैं,
एक घर ये है, एक ये है, बीच की प्रॉपर्टी बिल्कुल खाली है, कोई उसको पूछ तो नहीं, 4-5 पुश्तों से खाली पड़ी है, तो ये दोनों क्या करेंगे? दोनों की कोशिश करेंगे हम कब्जा कर लें। अब मान लो एक के घर में 4 बेटे हैं, एक के घर में 4 बेटियां, बेटा है ही नहीं, तो 100% उम्मीद क्या है कि जिसके 4 बेटे हैं वो इस पे कब्जा कर लेगा। हाँ बेटा, हाँ बेटा, वैसे ये बातें हम ऐसे खुल के क्यों कहें कि हमने भी ऐसा कर रखा है? हम तो ये कहते हैं, और सिक्किम को हमने परेशान नहीं किया, हमने सिक्किम को ये कहा कि तुम्हें हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, और उनका सीएम, आपके देश में रिकॉर्ड है बेटा, 25 साल तक एक आदमी सीएम रहा था। कहाँ का? सिक्किम का, पवन चामलिंग। उनकी प्रजा ने कहा हमें इंडिया की तरह फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल नहीं करने। हमने नहीं कहा कि तुम हरित क्रांति लाओ, हरित क्रांति आई थी पंजाब हरियाणा में, सिक्किम ने कहा मुझे हरित क्रांति नहीं लानी, मैं अपने यहाँ ऑर्गेनिक खेती करूँगा। इंडिया में नंबर 1 है वो जो 100% ऑर्गेनिक खेती करता है। एक भी आदमी वहाँ डीएपी का या यूरिया के जो ये कट्टे हमारे गाँव में बिकते हैं ना, ये देखते हो ना, खेती वो मारते रहते हैं, एक भी आदमी वहाँ ऐसी खेती नहीं करता। हमने तो नहीं कहा कि नहीं तू पंजाब की तरह खूब खेती कर, वो खेती में अपनी मनमर्जी कर रहा है, पॉलिटिक्स में अपनी मनमर्जी कर रहा है। हमने उसके ऊपर बेटा खर्चा किया, हमने 3 तरफ सेना खड़ी कर रखी है, क्योंकि इसकी 3 तरफ की बाउंड्री किससे टच है? नेपाल, भूटान, चाइना। हमें तो रुपया खर्च करना पड़ता है ऐसे राज्यों की सिक्योरिटी पे जो विदेशी सेना से टच करते हो। हाँ, अब तुम ये सोचो कि भाई इस तरह से नेगेटिव सेंस में, जैसे यूक्रेन है, यूक्रेन चाहता ही नहीं था कि मेरे ऊपर कब्जा हो, वो चाहता था मैं इंडिपेंडेंट रहूं। सिक्किम अगर चाहता तो भी कुछ दिन बाद ना कोई पड़ोसी इस पे कब्जा कर लेता। तो हमने तो सेफ्टी सिक्योरिटी रखी, और बाकी कोई कुछ भी कहे हम ये बात क्यों कहेंगे कि हमने गड़बड़ की है, हमने सेफ्टी दी है। हाँ बेटा, जैसे ये पुरानी बात है, किस टाइम पर? हैदर अली के टाइम पर। अब ये तो सर्च करना पड़ेगा बेटा, ढेरों निज़ाम थे इनके। एक सबसे फेमस निज़ाम है जिनका नाम था निज़ाम उल मुल्क, उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है बस, क्योंकि निज़ाम तो ढेर थे। निज़ाम उल मुल्क, ये मैं आपको पढ़ा दूंगी, अब दोबारा इसका नाम फिर से आएगा। 1724 में, इसी को चिन किलिच खां कहते हैं बेटा, चिन किलिच खान। इसने हैदराबाद के ऊपर बेसिक रूप से काम किया था। तो पूछते हैं कि भाई हैदराबाद किसने बसाया, तो नाम लिया जाता है चिन किलिच खां, या क्या नाम था इसका? निज़ाम उल मुल्क। इसने बसाया था शहर हैदराबाद, ठीक है। तो ये हैदराबाद के ऊपर एक निज़ाम, बाकी सारे ढेर निज़ाम बेटा, लगभग निज़ामों ने अंग्रेज़ों की बातें मानी, पंगेबाजी किसी ने ली नहीं। इनके पास कभी ये टेंशन नहीं थी कि हमारा क्या होगा, जैसे बाकी सबकी चिंता थी। ये पैसे से पेट भरा हुआ था, लेकिन इन्होंने सोचा हम पंगेबाजी भी क्यों ले, इसलिए बहुत जल्दी इन्होंने किसका हाथ पकड़ लिया था? BEIC का। अब मैं आगे जब पढ़ाऊंगी ना आपको, जब नीतियाँ पढ़ेंगे अंग्रेज़ों की, तो देखेंगे सबसे पहले उन नीतियों में आके हाथ पकड़ता था हैदराबाद, कि मैं आपके साथ हूँ, BEIC का। इसीलिए BEIC का गुस्से का शिकार कभी भी कौन नहीं हुआ? हैदराबाद पे कभी BEIC ने गुस्सा नहीं निकाला। गुस्सा निकालने से वो बर्बाद कर देते थे। इनकी कोई बर्बादी नहीं हुई, ये हमेशा से बढ़ते गए, ग्रोथ करते गए। तो एक निज़ाम काम का है, निज़ाम उल मुल्क, जिसने ये बसाया था 1724 में। अभी यहाँ मत लिखना, आगे उसकी कहानी दोबारा से आएगी, जब इंडिपेंडेंट राज्य पढ़ेंगे तब इसको अलग से पढ़ेंगे। अभी टारगेट पढ़ेंगे 2 बाप बेटे, हैदर अली और टीपू सुल्तान। बाकी फिर इसका कहानी बाद में दोबारा से आएगी, जब स्वतंत्र पढ़ेंगे ना, बंगाल स्वतंत्र पढ़ेंगे, अवध, तब उनके नाम लेंगे। चलो मैसूर पे आ जाओ। तो मैसूर इस समय प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, तो किन दो की नज़र थी? मराठों की और निज़ाम की, किस पे कब्जा कर ले। नेक्स्ट पढ़ना 1749, सेकेंड लाइन टिक करना। हैदर अली को सैनिक अधिकारी बनाया गया। अब हैदर अली की पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई। पहले ये क्या था? सैनिक, अब ये अफसर बन गया। अफसर बन गया तो इसके हाथ में पावर आ गई। नेक्स्ट टिक करो 1755 को हैदर अली डिंडीगुल, ये शहर है बेटा, यहाँ इसने बाद में ना आधुनिक शस्त्रागार बनाया था, जहाँ हथियार बनाते थे। तो ये सिगार उत्पादन के लिए फेमस है। मैंने कल भी शायद बताया था, पुरानी मूवीज़ में ज़्यादातर जो अमीर लोगों को दिखाते थे, उनका एक खास शौक होता था सिगार पीने का ना, तो ज़्यादातर कोई जज वगैरह दिखाते हैं सिगार। तो सिगार का उत्पादन आपके यहाँ कहाँ था? डिंडीगुल में। तो डिंडीगुल किस चीज़ के लिए फेमस है? हाँ, किसने बसाया ये शहर? हैदर अली ने। और उस टाइम पे इसने आधुनिक शस्त्रागार, यानी जहाँ पे अस्त्र शस्त्र बनते हों, वो बनाया था ये अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं था, पर काम बहुत बढ़िया किया इसने। ये टिक कर लो। 1755 में ये यहाँ का फौजदार बना।
1755 में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, इसको डबल टिक कर लो, मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। संधि हुई है यहाँ कोई? तीसरी आंगल मैसूर संधि यहीं हुई थी, पढ़ो आगे। पर मराठों के आक्रमण की संभावना के परिणाम स्वरूप हैदर अली ने, ये दो कमजोर राजा हैं, नंजराज देवराज, ये कुछ नहीं कर पाए, इनको भगा दिया, को राजनीति से अपदस्थ कर दिया। तो मैसूर के हैदर अली ने सोचा कि ये जो मेरे राजा हैं, पहले ये क्या था? सैनिक, फिर ये बना अफसर सेनापति, फिर ये बन गया फौजदार। फौजदार क्या होता है? पूरी फौज का मुखिया। फिर इसने देखा कि ये दो नालायक हैं, ये दोनों जब तक रहेंगे तब तक मराठे सोचेंगे बेवकूफ़ों की टोली है, हम पे अटैक करेंगे, तो इन दोनों को भगा देता हूँ, मैं खुद लीड करूंगा और फिर मराठों को मैं अपने आप ठीक रखूंगा। तो ये टिक कर लो, राजनीति से अपदस्थ कर दिया। 1761 तक हैदर अली के पास मैसूर की समस्त शक्ति केंद्रित हो गई। तो कब तक ये प्रॉपर्टी का मालिक बन गया? 1761 तक। और फिर लड़ने कब आए अंग्रेज? 1767। यानी इसको बहुत लंबा राज करने का मौका नहीं मिला, 5-6 साल में इसके सिर पे वो हो गया कि भैया अब कौन अटैक करेंगे? BEIC वाले। तो 1761 में नेक्स्ट टिक करो इसमें, हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों के सहयोग से, फ्रांसीसियों के साथ इनके रिश्ते पहले से अच्छे हैं, इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इसका बेटा किसको कांटेक्ट करेगा? नेपोलियन को, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसका दुनिया में नाम है। ये टिक कर लो। हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शस्त्र कारखाने की स्थापना की। लिखो यहाँ, अब सिगार के लिए प्रसिद्ध, पहले शस्त्रागार था, अस्त्र शस्त्र बनते थे। किससे मदद ली इन्होंने अच्छे शस्त्र बनाने की? फ्रांस से। आज भी फ्रांस के पास बहुत अच्छी जो ये होती है ना टेक्नोलॉजी अस्त्र शस्त्र में, ये फ्रांस के पास है। आपको अगर पता हो, फ्रांस दुनिया का पहला देश है जिसने भारत की मदद की, हमें यूरेनियम 235 दिया। आपने ये साइंस में पढ़ा होगा, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स में, न्यूक्लियर एनर्जी में। पढ़ा है वैसे फिशन फ्यूजन, नहीं तो आगे पढ़ाएंगे। यूरेनियम 235 के दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के। एक है शांतिपूर्ण तरीका, हम ये कहें भैया हमें बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने हैं तो हमें कच्चे माल के रूप में यूरेनियम 235 चाहिए। दूसरा तरीका है बेटा इसका गलत तरीके से शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। तो हाँ, परमाणु बम जिसे कहते हैं, परमाणु हथियार। तो हमें कोई भी परमाणु हथियार, सबको था कि इंडिया ना बनाए, तो हम किसी से कहते भाई हमारे साथ तुम पैसे ले लो, हमें यूरेनियम 235 दे दो, तो देते नहीं थे। फ्रांस पहला देश है इस धरती पर जिसने भारत को क्या दिया? हाँ, लेकिन उसने कहा मैं शांतिपूर्ण काम के लिए दूंगा, इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट वैसे मत लगा लेना जिसमें तुम बम बनाओ, ठीक है, बिजली वाले लगा लो शांतिपूर्ण के लिए। तो फ्रांस के साथ हमारे रिश्ते बहुत पहले से अच्छे हैं, आज भी अच्छे हैं। फ्रांस के साथ हमारी ज़्यादा चिकचिकबाजी कभी नहीं थी। तो पहला देश जिसने भारत में यूरेनियम पहुंचाने के लिए हामी भरी, कौन सा देश था वो? फ्रांस था वो। टिक कर लो आगे। डिंडीगुल में फ्रांसीसियों के सहयोग से शस्त्र कारखाने की स्थापना की। ये फ्रांसीसी हैदर अली की सहायता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्रांसीसी चाहते हैं इसकी प्रॉपर्टी पर ब्रिटिशर्स ना आए। उनको ब्रिटिशर्स से क्या चिढ़ है? क्योंकि वो कंपटीशन में हैं, वो दोनों बाहर के हैं, इंडिया पे कंपटीशन, तो वो मदद कर रहा है इनकी। नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रथम आंगल मैसूर युद्ध 1767 से 69, 2 साल। पहली लाइन टिक करना, अंग्रेजों की आक्रामक नीति, इनका टारगेट क्या था? आक्रमण करो, कब्जे करो, के परिणाम स्वरूप हुए इस युद्ध में हैदर अली ने, अंडरलाइन रखो, अंग्रेजों के विरुद्ध मराठे और निजाम से संधि कर ली। तुम्हें मैंने बताया था 20 लाख रुपए की पहले बात हुई थी कि कौन किसको देने वाला था? BEIC, किसको? मराठों को। लेकिन ये बात अपने गुप्तचरों से पहले से किसने पता लगवा ली? हैदर अली ने। इसने मराठों को 35 लाख रुपए पहुंचा दिए, जबकि वो कितने दे रहे थे? 20। इसने ये कहा तुम लास्ट मोमेंट तक ये पता मत चलने देना कि तुम मदद नहीं करोगे। निजाम के साथ इसने मध्यस्थता कर ली कि यार कल वो वापस लौटेंगे, तू यहीं रहेगा, मैं भी यहीं, तू भी यहीं। आज तू लड़ेगा, हो सकता है तू उनके साथ जीत जाए, पर जब वो लौटेंगे तो फिर मैं भी लड़ूंगा और मेरे पास भी शस्त्रागार है। तो ये टिक कर लो। अंग्रेजों के विरुद्ध मराठे और निजाम से संधि कर एक संयुक्त सैनिक मोर्चा बनाया। तो ये फायदा कौन उठा गए इस युद्ध का? मराठे। मराठों ने दोनों से पैसे ले लिए, 20 उनसे, 35 इनसे। अगले पेज पर आ जाओ। इसमें पहला पॉइंट पढ़ लो बस। हैदर ने मंगलौर पर आक्रमण कर बंबई से आई प्रशिक्षित अंग्रेजी सेना को पराजित कर मद्रास तक पीछे धकेल दिया। अंग्रेजों की सेना प्रशिक्षित बेशक थी, लेकिन हमारे भी काबिल लड़के उनके सामने ताकतवर दिखते थे। 1769 टिक करो।
मद्रास की संधि की, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को लौटा दिया। इसमें किसको जीता हुआ माना गया? हैदर। हैदर जीता और BIC हारी। पहले में हैदर जीता। द्वितीय में आ जाओ, इसका सन टिक कर लो 80 से 84। सेकेंड पॉइंट टिक करना 1780 हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ थर्ड पर 1781 आयरकूट, ये अंग्रेज का नाम है आयरकूट। पेट्रोनोवा, इसको पोर्टोनोवा भी कहते हैं, पेट्रोनोवा का युद्ध हुआ, जगह का नाम है। हैदर को पराजित किया, लेकिन इसका कोई तात्कालिक लाभ अंग्रेजों को नहीं मिला। 1782 टिक कर लो, लास्ट लाइन में हैदर अली की मृत्यु। नेक्स्ट पॉइंट, हैदर की मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान, इसने युद्ध जारी रखा। चौथी लास्ट पॉइंट टिक करना 1784 दोनों पक्षों में मंगलौर की संधि संपन्न हो गई, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस 50-50 था, ना अंग्रेज जीते ना टीपू जीता। लेकिन ये टीपू की हार का रास्ता शुरू हो गया। पहले में कौन जीता था? हैदर। तो अंग्रेज थोड़ा देखो 10-12 साल का गैप लिया ना। पहला युद्ध कब हुआ था? 67 में, और फिर युद्ध कब हुआ है? 80 में। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डर तो काम करता रहा ना इनका। ये मैंने युद्ध अभी लिखे थे शायद 1767, और दूसरा कब हुआ? 80 में। ये देखो इतना बड़ा गैप तो आया। ये हैदर अली की ताकत थी जो ये गैप अंग्रेज सोच के कि भाई जल्दी अटैक ना करे। लेकिन अगले को देखना जरा तुम, कब आ गया वो? 84 में खत्म हुआ, तो 6 साल बाद दोबारा आ गए। इसका मतलब हिम्मत बढ़ गई थी ना। और फिर ये 92 में खत्म हुआ, मारने आ गए अगले 6 साल में। इसका मतलब दबदबा टीपू सुल्तान से ज्यादा किसका था? हैदर का। तभी वो 10-11 साल का बीच का ब्रेक रहा। चलो आगे पढ़ो। तो 50-50 में हुआ दूसरा युद्ध। टीपू सुल्तान को डिटेल से पढ़ते हैं। 1782 से 1799। 82 में कौन सा युद्ध चल रहा था जब ये राजा बना? दूसरा। पिताजी की मौत के कारण बीच में इसको काम संभालना पड़ा। पहला टिक करो लाइन। 1782 में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू मैसूर की गद्दी पर बैठा। राजनीतिक दूरदर्शिता में अपने पिता हैदर के समकक्ष था, लेकिन लक ज्यादा अच्छा था हैदर का इनसे ज्यादा। ये जल्दी जल्दी पकड़े गए। नेक्स्ट पढ़ना, वो एक पढ़ा लिखा, टिक कर लो, पिताजी अनपढ़ थे, पढ़ा लिखा योग्य शासक था। अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ इन भाषाओं का ज्ञाता। और इसी लाइन में टिक करना आगे, नई मुद्रा चलाई इसने, नई मापतौल की इकाई और नवीन संवत। ये सब चीजें दिखाती हैं कि आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। नया संवत, नई मुद्रा, सब कुछ नया किया इसने। नेक्स्ट टिक करना, टीपू ने सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए इसका पूरा नाम क्या पढ़ते हैं हम? टीपू सुल्तान। इसके पिता ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसके पिता कहाँ से उठे थे? सैनिक। सैनिक फिर क्या बना था? सेनापति, फिर फौजदार, फिर राजा। लेकिन उससे अपने नाम के आगे राजा कभी लिखा नहीं। राजा मतलब मुस्लिम अगर कहें, जिसको हम राजा कहते हैं मुस्लिम, उसको सुल्तान कहते हैं। जिसको हम महाराजा कहते हैं इस्लाम धर्म वाले, उसको क्या कहते हैं? बादशाह। बराबरी के रैंक हैं ये। हिंदुओं के कभी सुल्तान नहीं थे, हिंदुओं के राजा, और जो इस्लाम वाले थे इनके सुल्तान। हमारा राजा का राज्य होता था, सुल्तान की सल्तनत होती थी। ये उर्दू, फारसी, अरबी वाले शब्द हैं। हमारे पुराने महाराजा, इनके बड़े बड़े लोगों को बादशाह। अकबर को कभी भी महाराजा अकबर नहीं कहते थे, बादशाह अकबर कहते थे। लेकिन हमारे पुराने, जैसे हमारे विक्रमादित्य वगैरह, हमने बादशाह थोड़ी ना कहा, हमने क्या कहा? महाराजा। तो हमारे राजा इनके सुल्तान, हमारे महाराजा इनके बादशाह। अब जो सुल्तान है वो टीपू ने अपने नाम के आगे लगाया, इसके पिता ने अपने नाम के आगे सुल्तान नहीं लगाया। चाहे उन्होंने राज किया, लेकिन सुल्तान टीपू था। इसने सिक्के चलवाए, राजाओं के सिक्के चलते थे, इसने चलवाए। ये टिक कर लो। तो सुल्तान की उपाधि धारण की और अपने नाम से सिक्के जारी करवाए। राजा सब ऐसे ही होते थे जो सिक्के जारी करते थे, तो इसने सिक्के जारी करवाए। चलो नेक्स्ट टिक करना, टीपू द्वारा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र। सुल्तान तो मुस्लिम होते हैं, इसका मतलब ये प्रजा के प्रति कैसा था? काइंड हार्टेड था। इसने ज्यादा कलेश नहीं किया कि हिंदुओं को मारे। हिंदू देवी देवताओं के चित्र और हिंदू संवत की आकृतियां अंकित थी, यानी हिंदू मुस्लिम एकता का भी उदाहरण दिया बाप बेटे ने। नेक्स्ट पढ़ना, टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी, एक जगह थी, इसकी जगत गुरु, फोन को बेटा ऑफ कर लो, ये टिक कर लो, श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में, बस अब बातचीत बंद, और टिक करो, मंदिरों की मरम्मत हेतु
धन दान दिया। मंदिर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि खुद ये क्या है? मुसलमान। दो टॉपिक बताए जिससे तुम्हें पता चला कि इसने हिंदू मुसलमानों की एकता पे काम किया। पहला क्या बताया? इसने सिक्कों पर हिंदू देवी देवता, और दूसरा हमारे एक मंदिर के लिए इसने दान दिया। इन दोनों से दिखाई देता है कि ये कट्टर मुसलमान नहीं था। ये टिक कर लो। जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों की मरम्मत हेतु धन दान। यहाँ लिख लो, क्या लिखोगे यहाँ? हिंदू मुस्लिम एकता। ये 2 पॉइंट इस चीज़ का कहीं ना कहीं एश्योरिटी देते हैं कि भैया तुम ये नहीं कह सकते कि ये मुस्लिम था तो हिंदुओं के प्रति अच्छा नहीं था। नेक्स्ट टिक करना। टीपू प्रथम भारतीय शासक था जिसने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य क्या होता है? वेस्टर्न कल्चर, पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया। इसको डबल टिक कर लो। यहाँ लिख लो फ्रांस, क्योंकि फ्रांस से इसका कांटेक्ट था तो इसलिए इसने वेस्टर्न चीज़ें अच्छी सीखी। उनके जैसे अस्त्र शस्त्र बनाने, उनके साथ व्यापार करना, सब चीज़ों पे काम किया। नेक्स्ट टिक करो। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित टीपू ने श्रीरंगपट्टनम, क्या है ये श्रीरंगपट्टनम? राजधानी में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन क्लब पता है क्या था? हाँ, फ्रांस में गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, बहुत निचले तबके के लोगों का एक ग्रुप था, उसका नाम था जैकोबिन क्लब। यहाँ लिख लो, गरीब लोगों का सहायता समूह था ये एक। इसमें सब कोई जैसे जूते बनाने वाला, कोई कपड़े सिलने वाला, जिनके पास बहुत पैसे नहीं थे उनका क्लब था, और ये फ्रांस में बना था। हाँ बेटा, रॉबस्पियरे। हाँ, ये उसमें एक कमी थी बेटा। जैसे इसमें लुइस का जो परिवार था ना, बर्बन फैमिली, इसके प्रति सबके मन में एक नेगेटिविटी थी कि भाई ये इतने पैसे खर्च करते हैं, ऐश मारते हैं, हम भूखे मर रहे हैं। तो लुइस 16 के प्रति सब इकट्ठे हो गए, सब निचले तबके के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपना हेड बना लिया रॉबस्पियरे नाम के आदमी को। लेकिन रॉबस्पियरे के पास जब पावर आई ना, तो पावर ने उसको अंधा कर दिया। उसने कहा सिर्फ मैं ही ठीक हूँ और मेरे अलावा कोई कुछ भी बोलेगा वो ठीक नहीं है। और उस टाइम पर एक जैसे यातना देने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए या मारने के लिए, एक वो बनाया गया था गुलेटेनॉइड, एक वर्ड है एनसीईआरटी में। उसमें क्या करते थे, डॉक्टर गुलेटाइन करके एक आदमी था, उसने बनाया था। उसमें एक आदमी को लिटा देते अगर कोई रॉबस्पियरे के खिलाफ बोलता। सोचो, सब गरीबों ने मिलकर अपना मसीहा बनाया रॉबस्पियरे को, लेकिन रॉबस्पियरे इतना अजीब निकला बाद में कि उसने कहा जो मेरे खिलाफ बोलेगा इनमें से अब उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो कोई भी रॉबस्पियरे के खिलाफ बोलता तो उसको एक लकड़ी का फट्टा होता था, उस फट्टे पे लिटा के हाथ और पैर बांध देते तो आदमी हिल नहीं पाएगा। और उस फट्टे को ना ऐसे मूवेबल होता था, वो ले जाते, जैसे मान लो ये है लकड़ी का फट्टा, ऐसा इस पे आदमी को लिटा दिया। यहाँ पे एक ऐसे ना स्टैंड सा खड़ा होता था और उसके ऊपर ऐसे शार्प सा, जैसे हमारे यहाँ आरी वगैरह होती है ना काटने के लिए, ऐसे उसके ऊपर ब्लेड लगा होता था। तो जो आदमी गड़बड़ करता, जो उसके खिलाफ बोलता, गड़बड़ नहीं करता, ये कहता भाई ये गलत कर रहा है, तो उसी को पकड़ते, देशद्रोही कह के इस फट्टे पे लटा के उसके हाथ पैर बांध दिए, वो हिल नहीं सकता। ये फट्टा मूवेबल है, चलते 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 पहुंचा और यहाँ पे ना एक ऐसा स्टैंड होता था जिसमें उसकी गर्दन अटक जाती थी यहाँ पे, और फिर ऊपर से ब्लेड आके गिरता, उसकी गर्दन कट जाती। तो ऐसा वो खुलेआम करता था ताकि मेरे खिलाफ कोई बोल ना पाए। लेकिन ऐसे बर्बर लोग कितने दिन चलेंगे बेटा? बाद में लोगों ने इसको फिर एक दिन इसी को ऐसे ही पकड़ के मार डाला, लास्ट में इसी को ऐसे मार दिया। और फिर वहाँ पे नेपोलियन का राज आया, नेपोलियन ने फिर वहाँ राज शुरू किया। नेपोलियन ने 8-10 सालों में बहुत चीज़ें बदली। फिर बाद में नेपोलियन का डर आसपास के देशों में फैला, जिसके चलते फिर नेपोलियन भी युद्ध में, जैसे युद्ध किए इसने, हारता गया और बाद में फिर वो पुरानी बर्बन फैमिली को लाए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई। तो इस तरीके से फ्रांस में अंदर ही अंदर गृह युद्ध छिड़ा था, बहुत बुरा हाल हुआ था। तो ये जैकोबिन क्लब के मेंबर बने थे। ये पिताजी तो मर गए थे लेकिन बेटे ने पूरा साथ दिया फ्रांस के उस जैकोबिन क्लब का। तो ये टिक कर लो, जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक लगाया स्वतंत्रता का वृक्ष। ये ट्रेंड था, फ्रांस का जो दोस्त बनता ना, वहाँ एक पेड़ सा ले जाते थे ये, और वहाँ पेड़ था, मतलब पूरा बड़ा पेड़, और ले जाके उसको वहाँ सिटी के बीच में लगाते थे। तो इसे बोलते थे स्वतंत्रता का वृक्ष। ये टिक कर लो, स्वतंत्रता का वृक्ष। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम की घटनाएं हैं सारी जो इसने यहाँ की हैं। नेक्स्ट पढ़ो, टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाए। ये टिक कर लो, विदेशियों से अच्छी दोस्ती इसने निभाई। अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए उसने अरब लोगों के साथ कुस्तुनतुनिया,
काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भी भेजे। पढ़ा लिखा लड़का था ना, विदेशियों से कांटेक्ट किया कि भैया किसके खिलाफ काम करेंगे, ब्रिटिशर्स के। और ब्रिटिशर्स हर किसी की नाक में दम कर रखा था क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर रहे थे ये। दोस्ती बेटा, मित्र से बना मैत्री, मित्र, मित्र से मैत्री। नेक्स्ट पढ़ना, टीपू ने 1796 में एक नौसेना बोर्ड का गठन। नौसेना क्या होती है? नेवी। क्या अकबर का नेवी पे कंट्रोल था? इन मुगलों ने नेवी पे कभी काम ही नहीं किया, इसने काम किया। पढ़ा लिखा लड़का था ना, इसने नेवी पे काम किया। ये टिक करो, नौसेना बोर्ड का गठन कर मंगलौर और में पोत निर्माण घाट, मेन मंगलौर, डॉक यार्ड, इसमें ये बड़े बड़े जहाज बनवाता था बेटा। इसके पिताजी ने किस चीज का कारखाना लगवाया था? शस्त्र का। कहाँ लगवाया था? डिंडीगुल में। बेटे को शस्त्र तो बने बनाए मिल गए, बेटे ने शस्त्र से आगे बढ़ के जहाजों पे काम करवाया। कहाँ पर? मंगलौर में। डॉक यार्ड, जहाँ जहाज बनते हैं, आते हैं, खड़े होते हैं, डॉक यार्ड। ये टिक कर लो, स्थापित किए। देशी और अंतरदेशीय व्यापार को बढ़ावा। इन जहाजों में क्या करेगा? सामान आएगा जाएगा तो व्यापार, व्यापार बढ़ेगा तो मुनाफा बढ़ेगा, पैसे बढ़ेंगे तो एरिया बढ़ सकता है, सेना बढ़ सकती है। इसीलिए व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, नेक्स्ट लाइन में टिक करना, व्यापारिक केंद्र बना दिए इसने मस्कट में। यहाँ लिख लो लेटर पकड़ा गया, इस मस्कट में ही इसका लेटर पकड़ा गया था ये, ठीक है। और इसके अलावा जद्दाह, टिक कर लो, और अदन, इसने जगह जगह अपने कॉन्टैक्ट स्थापित किए। चलो अगले पेज पर आ जाओ, एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक करना। साम्राज्यवादी लेखक, बताओ ये बातें किसको अखरती होंगी जो ये काम कर रहा है, किसको बुरी लगेंगी? ब्रिटिशर्स को। कौन सी कंपनी को? BEIC। ये लगातार विदेशियों के साथ कांटेक्ट में है, पहले तो यही बुरा लगेगा। फिर किस देश के साथ मैत्री निभा रहा है? अपनी फ्रांस। और नए नए अड्डे कहाँ बनाता जा रहा है? मस्कट में, अदन में, है ना, इस तरह के एरियाज में। तो BEIC सोचेगा कि अगर हमने इसको ज़्यादा खुली छूट दे दी तो फिर ये इन सबको लेके हमारे खिलाफ आ जाएगा, इसलिए वो टारगेट करेंगे इसका मर्डर करवा दो, कुछ भी करके बहाना मिल जाएगा। 1799 में अटैक करेंगे और इस अटैक में टारगेट रखेंगे इसको मारना। चलो अगला पॉइंट टिक करो। ये साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहकर संबोधित किया। यानी BEIC का कहना था कि ये राक्षस है, तुम लोग पहचान नहीं रहे हो, हम शरीफ हैं और ये टीपू सुल्तान राक्षस है, ऐसा BEIC कहती थी। अगला टिक करना, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इसकी हार शुरू हो जाएगी। 1790 से 92 अंग्रेजों ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण टीपू द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों से समझौता करना बताया। क्या झूठ मारा इन अंग्रेजों ने कि ये किसके साथ बातचीत कर रहा है? फ्रांसीसी, हमारे खिलाफ, इसलिए हम इस पर अटैक कर रहे हैं। अगला पॉइंट देखो, पीछे टिक करना, अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू को हरा दिया। इसके पिताजी के ऊपर भी तो सेम कंडीशन आई थी। कौन कौन लोग आए थे? मराठे और निजाम। लेकिन इसके पिता अनपढ़ होते हुए चालाक थे। उन्होंने क्या किया था? मराठों को पैसे खिला दिए और निजामों को समझा दिया। कहीं ना कहीं ये पढ़ा लिखा था लेकिन कमज़ोर साबित हुआ, क्योंकि इसके ऊपर इसके पड़ोसी भी अटैक करने आ गए। तो 3 इकट्ठे हो गए। कौन कौन? BEIC, मराठे और निज़ाम। ये नहीं संभाल पाया, इसलिए वो घुसते घुसते इसकी राजधानी के अंदर आए और कितने करोड़ रुपए? 3 करोड़, और इसके बेटों को ले गए। ये कितनी बेइज्जती है। आसपास के लोग भी तो हंसे होंगे ना कि राजा अपने बेटों को नहीं संभाल पाया, हमारी रक्षा क्या करेगा। उससे एक फेथ खत्म होता है बेटा। ये टिक कर लो, निज़ाम ने मिलकर। तो देखो अपने पिता से कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित होता है यहाँ पे आके कि पिता ने तो सब कुछ संभाल लिया, ये नहीं संभाल पाया। मार्च 1792 में टीपू और अंग्रेज़ों के बीच, अंडरलाइन करो, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ये राजधानी किसकी है? मैसूर। पहली वाली में इनके पिताजी उनके घर घुसे थे। उनका घर कहाँ था? मद्रास में ना, किला बना रखा था। वहाँ जाके उनको पीट के उनके घर में लिखित में लाए कि आगे से तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे। सेकंड 50-50 में संपन्न हुआ। कहाँ हुई संधि? मंगलौर। तीसरी में वो इसके घर में आ गए, इसकी राजधानी में। चौथी में इसको मार डाला। तो ये टिक कर लो, श्रीरंगपट्टनम। ये राजधानी थी, लिख लो यहाँ, राजधानी टीपू। टीपू की राजधानी है ये, मैसूर की राजधानी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके अनुसार टीपू ने अपना आधा राज्य और 3 करोड़ रुपए युद्ध हर जाने के रूप में अंग्रेजों को दिए। अब तुम सोचो, इसकी प्रॉपर्टी भी गई। कितना राज्य दे दिया? आधा। प्रॉपर्टी से ही तो कमाई होती है बेटा।
टैक्स प्रॉपर्टी में से तो आएगा ना, जिसकी प्रॉपर्टी बड़ी होगी उसके पास टैक्स ज्यादा। तो अब इसकी प्रॉपर्टी पहले से आधी रह गई तो टैक्स कम हो गया। उस आधी में से भी कितने करोड़ रुपए देने हैं? 3 करोड़। और जब वो नहीं दे पाया तो इसके बेटे भी गए। ये पूरे एरिया में एक हंसी का पात्र था कि भाई इनके घर में घुस के इनके बेटों को ले गए, रुपए ले गए, इनकी आधी प्रॉपर्टी ले गए। तो जो पिता का बनाया नाम था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ में आया। ये टिक कर लो। अंग्रेजों को दिए और युद्ध हर्जाना चुकाने तक टीपू के पुत्रों को अंग्रेजों के पास रखा गया। किसी राजा के बेटे अंग्रेजों के पास रखने का मतलब वो राजा कमजोर है। नेक्स्ट पढ़ना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इस युद्ध में टीपू ने नेपोलियन से सहायता लेने का प्रयास किया। कौन नेपोलियन? फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट इससे। और अंग्रेजों ने निजाम और मराठे, अंग्रेजों के पास तो ये दो मोहरे बढ़िया थे कि मैसूर पे आक्रमण करना है तो इंडियन आक्रमण कर लेंगे। कौन कौन? मराठे और निजाम, दोनों घेर लेंगे, इस तरफ पानी है। तो ये टिक कर लो। निजाम और मराठों से युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर भागों में बांटने की शर्त पर गठबंधन किया। अंग्रेज क्या बोले कि भैया इस बार इसको मार डालेंगे, इसकी जो प्रॉपर्टी है इसके 3 हिस्से करेंगे, एक हिस्सा मराठों का, एक निजाम तुम्हारा और एक हिस्सा मेरा। तो वो अपने लालच में सारे इकट्ठे होके फिर आ गए। इसका मतलब इसके पिताजी इतने होशियार थे कि उन तीनों को कभी इकट्ठे नहीं होने दिया, लेकिन पिताजी के मरते ही वो तीनों इकट्ठे हो गए, BIC, मराठे और निजाम। और चौथे में तो कंफर्म था कि मारना है, तो इसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा कितने हिस्सों में कर लिया? 3 में। पढ़ो आगे। 3 बराबर भागों में बांटने की शर्त पर गठबंधन। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी सेना जिसका हेड था वेलेजली, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वेलेजली, 1799 को टीपू को पराजित कर मार दिया। इसके साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता का इतिहास उसके द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। इससे इनकी हिस्ट्री खत्म हो गई, फिर ये अंग्रेजी राज बन गया। नेक्स्ट पढ़ना, अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर फिर से, अब 3 हिस्से बट गए ना मैसूर के। सोचो आधी प्रॉपर्टी तो तीसरे युद्ध में पहले ही अंग्रेजों ने ले ली, उसके बाद जो बची आधी थी इसके 3 पार्ट कर दिए, तो इसका मतलब छोटी प्रॉपर्टी मिली। अब उस पे देखो क्या किया, मैसूर की गद्दी पर फिर से आडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को बैठा दिया। याद है पहले भी आडियार था वो, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया था। नेक्स्ट इसमें एक टेबल दिया है, इसको टिक कर लो, बल्कि इसको पढ़ लो, कृष्ण राय के आगे पढ़ लो। कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में लाया, टिक कर लो, इसकी राजधानी पे कब्जा कर लिया। कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में, अपने मतलब अंग्रेजी राज्य में, BIC के राज्य में। अब नीचे एक टेबल है छोटा सा, रटोगे तो फंस जाओगे, तुमने समझ लिया तो तुम्हें कोई दिक्कत आनी नहीं है। देखो इसमें सबसे पहले तो नंबरिंग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा युद्ध। फिर ईयर्स दिए हैं, 1767 से 69, 80 से 84, ये थोड़ा गलत छपा है ना तीसरा, देखो जरा क्या छपा है, 82 से 99, छपना क्या था 90 से 92, इसको ठीक कर लो, ऐसी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है बहुत बार। 1790 से 92, तीसरे युद्ध में थोड़ी गड़बड़ छप गई है, 1790 से 92, और चौथा टिक करो 1799। अब इसकी संधियों पे नजर डालो, लास्ट पॉइंट, बीच वाला भी छोड़ देना। पहली मद्रास की संधि कौन जीता था? हैदर अली, यहां लिख लो हैदर जीता, तो उनके घर के अंदर गए, हैदर जीता। दूसरी मंगलौर की, कोई नहीं जीता, कितने पर थी बात? 50-50 पर, दोनों ठीक है भाई, तू भी अपने घर मैं भी अपने घर, 4 साल हो गए लड़ते लड़ते। तीसरी में किसके घर के अंदर है ये टीपू की हार है, यहां लिख लो टीपू हारा, जिसके घर के अंदर है वो हारा, आधा हिस्सा ले लिया, 2 बेटों को ले गए, 3 करोड़ रुपए मांग लिए, तो ये टीपू की हार। और लास्ट में टीपू की मृत्यु, इसका तो टारगेट ही टीपू को मारना था। अब बीच वाला जो छुड़वा दिया इस पे नजर डालो, अंग्रेजों के नाम है बेटा, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेजली। पहला वॉरेन हेस्टिंग्स को बेशक काट दो, उस टाइम ये आया नहीं था, इसका नाम वैसे लेते हैं, ये आया भी नहीं था, ये तो 1773 के आसपास आया था, उस टाइम पे फिर ये हेड बना था। तो इसमें ये याद करने का तरीका क्या है, बोर्ड पर देखो, एक लाइन याद कर लो, वार करन वे वीर चले, वार करन वे वीर चले, ये 3 आदमी हैं। वॉर का मतलब है वॉरेन हेस्टिंग्स, करन का मतलब है कार्नवालिस, और वे का मतलब है वेलेजली। किसने मारा है इसको? वेलेजली ने, चौथे में मरा है ना ये, और किसके टाइम पे इसके पिताजी मारे गए हैं? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वार
करण, वे, ये तीन हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स, करण मतलब कॉर्नवालिस और वे का मतलब वेलेज़ली। यहाँ लिख लो दूसरे तीसरे चौथे के पास वार, करण, वे, फिर याद आ जाएगा। क्या बेटा, क्या हुआ था, दोबारा पूछो। इंडिया में बहुत सारे काम हुए थे बेटा, कॉर्नवालिस कोड आया था, बहुत सारे काम हुए थे। जब मैं पढ़ाऊंगी ना एक टॉपिक, आपका एक टॉपिक है जिसकी हेडिंग है भारत में जितने सारे बड़े बड़े अंग्रेज आए वायसराय के नाम पे या गवर्नर जनरल के नाम पे, तो उन सबके पॉइंट्स पढ़ेंगे। उनमें से एक आदमी पढ़ाया जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स, तो उसके 8-10 पॉइंट जो पेपर में आते हैं। ऐसे ही एक पॉइंट पढ़ेंगे कॉर्नवालिस का। इसका बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब इसने पूछ लिया तो बताती हूँ, वैसे ये अलग टॉपिक है, तब सारा पढ़ाऊंगी। कॉर्नवालिस ने कोड दिया था, जिसे कहते हैं कॉर्नवालिस कोड। इसने स्थायी बंदोबस्त पे काम किया था। जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है ना, और जो हमारी पुलिस की व्यवस्था है, उसमें बहुत बड़ा योगदान किस आदमी का था? कॉर्नवालिस। जैसे पढ़ने का ना एक तरीका होता है बेटा, एक तो होता है सब कुछ मिला के अजीब सा पढ़ना जो खिचड़ी पक जाए, एक होता है एक टॉपिक पे कमांड बनाना। अब जैसे तुमसे कोई पूछे आंगल मैसूर, तो तुम्हें कुछ भी टेंशन नहीं होगी अगर तुमने ये कहानी ढंग से सुन ली। लेकिन अगर मैं इसको कॉर्नवालिस के साथ जोड़ दूंगी यहाँ, तो फिर तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। इन सबको पढ़ाऊंगी मैं डिटेल से। वेलेज़ली का बहुत बड़ा योगदान है, कॉर्नवालिस का, वॉरेन हेस्टिंग्स का, बहुत लोगों का। लेकिन उसको एक टॉपिक के तहत पढ़ोगे तो तुम्हें याद रहेगा। अब जैसे यहाँ मैं चाहती तो इससे पहले 38 पेज है ये, मैंने 36 पेज थोड़ी ना पढ़ाए तुम्हें, मैंने बीच बीच में से कहानी पढ़ाई, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ कैसे दिमाग में बैठेगी। अब मुझे इतना क्लियर है कि तुमसे अगर कोई इन 4 युद्धों पे क्वेश्चन पूछेगा तो तुम फंसोगे नहीं। मैं भी सिर्फ इतना बता रही हूँ कि 3 नाम सुन लो बस, वार, करण, वे। बहुत सारे काम करेगा वॉरेन हेस्टिंग्स आपके देश में, बहुत सारे। और कॉर्नवालिस का तो पुलिस का सारा व्यवस्था, जिसको कहते हैं कॉर्नवालिस कोड, वो इसी की देन है। लेकिन यहाँ नहीं पढ़ना, यहाँ सिर्फ 3 नाम याद रखो, वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेज़ली। वेलेज़ली ने तो बहुत ज़्यादा काम किया अपनी कंपनी के लिए, हमारा भरपूर नुकसान किया है वेलेज़ली ने, लेकिन किस फॉर्म में वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें 4 युद्ध, टेबल पूरा दिमाग में रखो, 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92, 99। पहले वाले का अंग्रेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसका योगदान नहीं था। ये 3 इंडिया में योगदान देंगे। कौन कौन है ये? वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेज़ली। तो चौथे में जब वो मारा गया तब कौन था? वेलेज़ली। और जब इसके पिताजी मारे गए तब वॉरेन हेस्टिंग्स। तीनों बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत सारा काम करेंगे, पर यहाँ इस टॉपिक को हमने खत्म कर देना है। इतना आ गया समझ में? ठीक है, अगली हेडिंग देखो, लिखिए वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के युद्ध। लेकिन हम ये नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम तब पढ़ेंगे जब हम इन सबको सिस्टम से पढ़ेंगे कि पहले कौन आया, किसने क्या किया और उनका टाइम पीरियड क्या था। अब हमारा टारगेट था मैसूर युद्ध को क्लियर करना, जो मुझे उम्मीद है तुम्हें आ गया होगा। ठीक है, अब तुम निकालो इसका सेकेंड टॉपिक। फर्स्ट बेटा जहां खत्म होता है वहां सेकंड देख लो। उत्तर मुगल होंगे शायद, हाँ 15 पेज पर है। देखो, मैंने तुम्हें कई बार बताया कि मुगल बहुत ताकतवर थे और एक फॉर्मूले से तुमने उनको जाना, फॉर्मूला था भाजसा। कल शायद हमने अकबर तक की बात भी की थी, है ना? ये यहाँ नहीं पढ़ना, ये मध्यकाल है, इसलिए मैंने मोटी मोटी बातें बताई। डिटेल पढ़ेंगे जब मध्यकाल, जैसे ये आधुनिक काल की किताब है ना, ऐसी मध्यकाल की किताब है, उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई दिन लगेंगे। लेकिन उस बैकग्राउंड को थोड़ा थोड़ा कहानियों से बता रही हूँ, क्योंकि इन सब का असर अब तक है, इनके काम काज का, व्यवस्था का। हमने इनके बारे में बातचीत कर ली थी कल। बाबर ने कितने साल यहाँ पे काम किया? 4 साल में प्रॉपर्टी बना के अपने बेटे को दे गया। हुमायूं की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती, प्रॉपर्टी का बंटवारा। 10 साल कलेश में बीते, 15 साल विदेश में बीते, वापस आया, वो चोगा पहन के सीढ़ियों से लुढ़क के और मर गया। इसका बेटा कौन? अकबर। पैदा हुआ 1542 में, क्योंकि बाप का खुद ही नहीं ठौर ठिकाना था, अनपढ़ रह गया। उस टाइम का टाइम अच्छा नहीं था। बाद में 13 साल 8-9 महीने का था तो गद्दी मिल गई, पिताजी मर गए थे। गद्दी पे 4 साल काम किया संरक्षण में। कौन था वो आदमी? बैरम खां। फिर 2 साल
साल काम किया पेटीकोट साम्राज्य। समझ में आया कि किसी और के ऊपर डिपेंड रहना ठीक नहीं है, काम अपने आप से सीखना पड़ेगा। अब काम सीखने के लिए ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज पढ़ने का तो समय बीत गया, क्योंकि 18, 20, 25 साल का आदमी कैसे पढ़े। तो फिर क्या किया था इसने, इबादत खाना बनवाया। बताया था मैंने, वो एक बीच में पत्थर आज भी है, वो दोनों तरफ, वहां कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई, कोई सिख बैठते और बहस करते। फिर बाद में इसने देखा कि यार इनकी बहस खत्म नहीं होगी, इसने मजहर की घोषणा कर दी कि मेरी बात ही अंतिम है। उसके बाद फिर इसने जब तक राज किया, जब तक जिंदा रहा राज किया, जब ये मरा तो इसका बेटा राजा बन गया। कौन था वो? हाँ, ये राजा मैं तुम्हें वैसे कह रही हूँ, ये बादशाह थे, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक। इन 3 को मैंने कल बता दिया, शॉर्ट में इनको भी जान लो, क्योंकि इनसे फिर अगले ये जुड़ेंगे जो ये तुम पढ़ोगे। तो जो ये आदमी है जहांगीर, ये इसको ना बनी बनाई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल गई, क्योंकि सबसे ज्यादा अब तक जितने 3 पढ़े इनमें ये तो टिका ही नहीं, ये भी विदेश रहा। इसको टाइम मिला बेटा लंबा। इन्होंने 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद से ही, बस कुछ महीने बाद ही इनके पास प्रॉपर्टी, 56 से जब तक ये जिंदा रहे तब तक इन्होंने राज किया। अगर ध्यान से देखो तो सोचो कितने साल हो गए, 50 से बस 6 साल तो बीते, 44 वो और वो, लगभग 50 साल राज कर गया। कौन? अकबर। मोदी जी को 10 साल हुए हैं कुर्सी पर। सोचो ऐसे ही तो लगते होंगे ना, जैसे हमें आज दिखता है पीएम है पावरफुल, ऐसे तब राजा महाराजा बादशाह लगते होंगे। 50 साल राज करने का मतलब है, मोदी जी अगर आज बैठे हैं, अभी 10 हुए हैं, ऐसे ऐसे 40 साल और बिताएं तो कितना लंबा, ऐसे इसने बिताया। इतने लंबे टाइम में क्या होता है, दुनिया आपको जान जाती है, आप अच्छे हैं बुरे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। इतने टाइम तक बैठने का मतलब है आप में काबिलियत है, नहीं तो बेटा इतने साल कौन बैठेगा। और एक बड़ी बात यह है कि इसके बेटों ने इसको मारा नहीं तो ये ट्रेंड था, अगर बाप कमजोर हो ना तो बेटा बाप को खत्म करके अपने आप राजगद्दी हासिल कर लेता था। जब ये मरे तो जहांगीर राजा बन गया। जहांगीर राजा बना तो जहांगीर के कुछ भाइयों ने विद्रोह किया, इसके बेटों ने, कई इसके बेटों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि जहांगीर ने हमारी माँ को वो स्थिति नहीं दी जो हमारी माँ को मिलनी चाहिए थी। एक्चुअल में हुआ क्या था, अकबर थोड़ा सा समझदार था। अकबर ने शादी ब्याह के संबंध बनाए बहुत सारे, अपने बेटे की शादी राजपूतों में करवा दी जहांगीर की, ताकि राजपूतों के साथ रिश्तेदारी हो तो फिर आगे दिक्कत ना आए। जहांगीर को वो शादी बिल्कुल नापसंद थी। और एक तुमने नाम सुना होगा, मानसिंह थे एक राजा, सुने हैं? हल्दी घाटी का युद्ध अगर कभी सुना हो तो महाराणा प्रताप और अकबर, अकबर खुद थोड़ी लड़ने गया, मानसिंह गए थे। मानसिंह हिंदू राजा है, राजपूतों की तरफ के हैं, लेकिन लड़ने गए थे अकबर के सेनापति के रूप में। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, बताया था 9 बड़े बड़े आदमी, उनमें मानसिंह, मानसिंह की बहन थी मानबाई, तो अकबर ने मानसिंह, नवरत्न थे, बताया था 9 बड़े बड़े आदमी, उनमें मानसिंह, मानसिंह की बहन थी मानबाई, तो अकबर ने मानसिंह, भाई खुश हो गए मानसिंह, मानसिंह अच्छा आदमी था, उनको लगता मानसिंह बहुत काम का, तो मानसिंह की बहन से अपने बेटे की शादी करवा दी। भाई रिश्तेदारी भी हो गई, इकट्ठे रहना भी हो गया। तो जहांगीर को ये शादी पसंद नहीं थी। जहांगीर ने अपनी पसंद की शादी की, बाद में एक आदमी की पत्नी इसको पसंद आई, इसने वो आदमी मार दिया कि मैं जब विधवा हो जाएगी तब इससे शादी कर लूंगा। हाँ ऐसा ही इसने किया था। उसका नाम था मेहरुनिसा, इसने उससे शादी कर ली। और वो औरत इतिहास में एक ऐसी औरत है इन पूरे खानदान के टाइम जिसका सिक्कों पर नाम चला, सिक्के पे राजा का नाम लिखते हुए पढ़ रहे थे ना हम लोग, टीपू ने चलवाए, ऐसे इन सबके सिक्के थे। वो इकलौती ऐसी औरत है जिसका फरमान, जब फरमान जारी होता था, देखा ऐसे मूवीज में रोल रोल सा पत्र सा पढ़ते थे, उस पर राजा के सिग्नेचर होते थे, इस लेडी के सिग्नेचर चलते थे बेटा। अगर कहीं गया हुआ है ना जहांगीर, तो इसको जहांगीर ने ये हक दे रखा था कि मैं ना हूं तो मेरी एब्सेंस में ये उस पर साइन करेगी। तो इसकी कितनी अच्छी सुप्रीम पोजीशन थी, इस औरत का इतना ज़्यादा प्रभाव था अपने हस्बैंड के ऊपर। और ये औरत बड़ी चालाक भी निकली। कैसे? इसका पति तो मर गया, वो जिसकी ये वाइफ थी वो एक अफगानिस्तान का आदमी था, अफगान था। इसने अपनी माता जी को अपने यहाँ बुलाया और अपनी माता जी को, जैसे भाई कोई अगर महारानी है बड़ी तो उसकी माँ की भी वैल्यू होगी, नौकर चाकर उसका ध्यान रखेंगे। इसकी माँ ने ना गुलाब, खाली बैठी रहती थी, क्रिएटिव थी, गुलाब की पंखुड़ियों से परफ्यूम बनाया। इंडिया में जो परफ्यूम बनाने की कला है वो जहांगीर की सास ने डेवलप की थी। तो जहांगीर की पत्नी थी जिसका नाम था नूर जहां, इसकी माँ अस्मत बानो बेगम, उसने बेटा परफ्यूम बनाया, इत्र बनाया।
इसने अपने भाई को बढ़िया पोजीशन पे रखा और अपने भाई की जो बेटी थी ना, मतलब जिसकी ये बुआ लगती थी, उसकी शादी अपने खानदान में रईस लड़कों से, क्योंकि बहुत बहुत लड़के होते थे, किसी से करवा दूंगी, अपने भाई की बेटी को भी अपने घर ले आई। तो खुद भी सेटल हो गई और अपनी माँ को भी सेटल कर दिया। अपने पिताजी को दरबार में खूब ऊंची पोजीशन दिलवाई। और जब इसके पिताजी मरे, इसके पिताजी ना पैसे कलेक्ट करने के हेड थे, दीवान मतलब बड़ी पोस्ट पर थे। जब वो मरे तो इसने कहा पिताजी का दुनिया याद करे, एक मकबरा बनवाते हैं। और पहली बार इंडिया में वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ था बेटा, सफेद संगमरमर का। तुम सोचते हो संगमरमर मतलब ताजमहल, ताजमहल तो बहुत बाद में बना है, ताजमहल तो बनेगा शाहजहां के टाइम। उससे पहले बिल्कुल वाइट मार्बल से बना था एक आदमी का मकबरा जिसका नाम है एतमाद दौला। ये उसकी उपाधि है बेटा, एतमाद दौला का मकबरा। कभी अगर तुम आगरा घूमने जाओ तो आगरा में ही घूमने की एक और जगह है, बिल्कुल वहीं पे जो ताजमहल है ना उसके इर्द गिर्द ही है सारी चीजें, वहीं पे वाइट मार्बल का बना एतमाद उद्दौला का मकबरा। बात वाइट मार्बल की नहीं है, बात यह है कि इस मार्बल में मैंने एक शैली तुम्हें बताई होगी, पित्रादुरा, याद है? इसमें क्या करते हैं, जैसे दीवार है, दीवार पे जो नक्काशी करने वाले लोग हैं फ्लावर बनाएंगे और वहां से दीवार को उस शेप में काट देंगे, जैसे एक फूल के शेप में काट देंगे। फिर उसमें जड़ाऊ काम करेंगे, कीमती हीरे उसमें जड़ेंगे, ऐसा दिखेगा जैसे कि कोई गुलाब या कोई इस तरह का फूल है। उसमें करोड़ों करोड़ों रुपए लगते थे। तो इस महिला ने अपने पिताजी के मरने के बाद ये मकबरा बनवाया। और इंडिया में पहली बार कौन सी शैली आई? इंग्लिश में भी इसको पित्रादुरा ही लिखते हैं। तो ये पहली शैली, यानी देखो कितना बढ़िया, इसने खुद भी राज किया, अपने भाई की बेटी को भी राज करने के लिए, अपनी माताजी को भी, अपने पिताजी। आज भी दुनिया घूमने जाती है इस मकबरे में, एतमाद उद्दौला का मकबरा। बाद में जहांगीर मर गया, शाहजहां ने देखा कि भैया ये कुछ ज़्यादा ही राज करती हैं। बाद में इनको कहा कि अब आपका राज नहीं चलेगा, पिताजी गए तो आप भी जाके लाहौर में रहो। और इसकी पेंशन बांधी, लाहौर चली गई। राजपाट किसके हाथ में आ गया? शाहजहां ने राज किया। शाहजहां को बिल्डिंग्स बनाने का शौक था ही, तो शाहजहां को गद्दी मिली 1627 में। जैसे ये कब मरा था अकबर? 5 में, ये 27 में, तो इसने तो कम ही राज किया है ना। अकबर तो लंबा नहीं राज कर गया। फिर अकबर को गद्दी मिली जब अकबर बच्चा था, 14 साल का। इसको गद्दी मिली जब अकबर मर गया, तब तक ये भी बुजुर्ग हो गया। इसको गद्दी मिली 1600, ये 27 में मरा, तो 27 से लेके 1658 तक ये मरा नहीं था। ये सब मरे थे, ये मरा नहीं था। मैंने आपको एक दिन कहानी बताई थी कि इसने, औरंगजेब शैतानी प्रकृति का था, उसको कहा तू दक्कन में चला जा। अपनी प्रॉपर्टी को इसने अपने बेटों में ऐसे बांट दिया कि तू दक्कन का काम संभाल। किसको भेजा? औरंगजेब को। और एक लड़के को गुजरात साइड दे दिया, एक को बंगाल, और एक को अपने पास रखा दारा। दारा पढ़ा लिखा था, इसका प्यारा बेटा था। लेकिन औरंगजेब को जब खबर मिली है, बीमार हुआ कि पिताजी मर गए, तो औरंगजेब ने सोचा प्रॉपर्टी मेरे हाथ से ना जाए, इसको लेके और फिर अपनी फौज लेके पहुंच गया। वहां ये युद्ध लड़ा, सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मत की लड़ाई और देवराई की लड़ाई। भाई को तो इसने मरवा दिया, पिताजी को नहीं मरवाया क्योंकि पिताजी बुढ़े हो गए, अब क्या करेंगे। पर पिताजी को लेके, और जो उसने बहुत बड़ा अपना ताजमहल बनवाया था, इसके बिल्कुल यहाँ एक नदी बहती है, यहाँ पे इसके परदादा का यानी अकबर का बनवाया हुआ आगरा का किला था। यहाँ इसको कैद कर दिया अपने पिताजी को एक जगह। जैसे किला ना बेटा एक छोटी चीज़ नहीं होती, किले में बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, एरिया होते हैं अलग अलग। किला मतलब ऐसा नहीं कि एक कमरा है, अलग अलग पोर्शन। एक पोर्शन में पिताजी को कैद करवा दिया और ये कहा यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये बुर्ज कहलाता है, बुर्ज। यहाँ से फिर पिताजी को यहाँ पे पूरा ताजमहल दिखता था। तो इसके पिताजी बिना मरे ही राजगद्दी से हटे थे। किसके पिताजी? इसने हटाए थे बेसिकली। और फिर इसको शक था कि मेरे लड़के ऐसा ना कर दें, तो देखो जब तक मरा नहीं, अपने लड़कों को इसने काम भी नहीं सीखने दिया। इसीलिए इसके बाद वाले जितने राजा हैं उनके नाम के आगे लिखा जाता है उत्तर मुगल। उनका नाम फेमस नहीं है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं गए कि जिससे हिस्ट्री में उनको नाम दिया जाए। अपने आप जब ये मरा, 90 साल का मरा, तब तक ये राज ही करता रहा। ये कब पैदा हुआ था औरंगजेब? 1617 में। और फिर ये मरा है 1707 में। कितनी एज हो गई? 90 साल।
और 10 साल में 17 हो जाता ना, 90 साल का मरा। और जब तक ये मरा तब तक इसने अपने लड़कों को इतना ताकतवर कभी नहीं बनने दिया कि जैसे मैंने अपने पिताजी को बंद किया था ऐसे मुझे कोई बंद कर पाए। इसी का नुकसान इसकी पीढ़ियों ने भुगता और आने वाले सारे राजा इतने कमज़ोर थे कि 5 साल, 1 साल, 6 साल, 10 साल में वो सब खत्म हो गए। और खत्म तो खैर उनको होने में 150 साल लगे। 1707 से कब तक चलते रहे वो? 1857। लेकिन अगर मैं कहूँ किसी एक का नाम जिसने कि अंग्रेजों से पंगे मोल लिए या भगाया किसी को, तो कोई नहीं निकलता। लड़े तो भी हारे। नादिर शाह से तो लड़ाई नहीं, एक तो घर छोड़ के भाग गया था ना अपना। और नादिर शाह क्या ले गया? तख्ते ताऊस और वो कोहिनूर हीरा। ये तख्ते ताऊस बहुत बड़ा सोफा सेट किसने बनवाया था? शाहजहां ने, जिसको बिल्डिंग्स का शौक था और ऐसी शैलियों का यूज़ करने का। तो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक है उत्तर मुगल काल। पर वो मुझे कह रहे हैं टाइम हो गया, कोई नहीं, इसको मैं कल पढ़ा दूंगी। सेकंड टॉपिक कल पूरा कर लेंगे।